के उत्तर देने की कोशिश करिए। पहला प्रश्न इस प्रकार है, क्या आपने अपने परिवार के बुजुर्गों को पारिवारिक समारोह आयोजित करने से पहले मौसम के बारे में चर्चा करते सुना है? तो आप कहेंगे हाँ, जब भी परिवार में कोई समारोह आयोजित करना होता है तो यह ध्यान रखा जाता है कि वर्षा न हो और ना ही अधिक गर्मी हो। बच्चों, एक और प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। क्या आप बता सकते हैं वर्ष में वर्षा का मौसम कौन से महीने में आता है? सही जवाब, वर्षा का मौसम जुलाई से लेकर अगस्त तक रहता है। अगला प्रश्न, क्या पूरे वर्ष एक जैसा ही मौसम रहता है? तो आप कहेंगे नहीं, मौसम निरंतर बदलता रहता है। प्रश्न यह उठता है कि क्या आप वास्तव में जानते हैं कि मौसम है क्या? और क्या आप मौसम और जलवायु में क्या अंतर है इसके बारे में जानते हैं? क्या आपने मौसम के पूर्वानुमान के बारे में सुना है? तो आज के अध्याय में हम इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। आज हम सीखेंगे मौसम और जलवायु के बारे में। इसके अलावा हम जलवायु और अनुकूलन, ध्रुवीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय वर्षावन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे। आइए सबसे पहले मौसम क्या होता है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बच्चों, साफ आसमान और खिला हुआ दिन हमें खुश कर देता है। जब बहुत गर्मी होती है तो आसमान में हम काले बादल और वर्षा को देखकर राहत महसूस करते हैं। हमारी बहुत सी दैनिक गतिविधियां उस दिन के मौसम पर निर्भर करती हैं। इसलिए मौसम के महत्व को ध्यान में रखकर रेडियो, टीवी और समाचार पत्रों में मौसम के संबंध में जानकारी दी जाती है। बच्चों, आपने ज़रूर देखा होगा कि साफ आसमान की सुबह में अचानक बादल छा जाते हैं और फिर दिन भर वर्षा होती है। अगले दिन वर्षा के बाद फिर से खिला हुआ दिन आ जाता है। यदि देखा जाए तो सप्ताह भर में मौसम में अनेक परिवर्तन हो सकते हैं। आइए हम मौसम विभाग द्वारा दिए गए कुछ आंकड़ों पर विचार करते हैं। पहले दिनांक 31 अगस्त को देखा जाए तो अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है। यदि 1 सितंबर को देखा जाए तो अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अधिकतम और न्यूनतम दोनों दिनों के तापमानों में अंतर है। इसी प्रकार दिनांक 31 को यदि मैं आर्द्रता की बात करूं तो 60% है। वहीं दिनांक 1 सितंबर को यह आर्द्रता 74% है। 31 अगस्त को कोई बारिश नहीं हुई, जबकि 1 सितंबर को 1 मिलीमीटर वर्षा हुई। बच्चों, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि दिन का अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान ज्ञात करने के लिए एक विशेष तापमापी, जिसे कि अधिकतम और न्यूनतम तापमापी कहा जाता है, का प्रयोग किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः दोपहर के बाद होता है व न्यूनतम तापमान सामान्यतः प्रातः के समय होता है। इसलिए गर्मियों में सुबह के मौसम सुहावना होता है और दिन के समय अत्यधिक गर्मी होती है। अभी हमने वर्षा के बारे में बात की। वर्षा कितनी हुई इसे ज्ञात करने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसे कि रेन गेज यानी कि वर्षा मापी कहा जाता है। इसमें मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है, जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी होती है। यहाँ तापमान, आर्द्रता, वर्षा और वायु गति आदि मौसम के घटक हैं। किसी स्थान पर इन घटकों के संबंध में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस दिन का मौसम कहलाती है। मौसम एक अत्यंत जटिल परिघटना है जो कि क्षण भर में परिवर्तित हो सकता है। क्या आप इस परिवर्तन का कारण जानते हैं? तो आइए इसकी जानकारी लेते हैं। मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। पृथ्वी के थल क्षेत्र, समुद्रों और वायुमंडल द्वारा अवशोषित और परावर्तित की जाने वाली ऊर्जा भी किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है। इसी के साथ पृथ्वी का अपने अक्ष पर चारों ओर घूमना और पौधाघर प्रभाव भी मौसम को प्रभावित करते हैं। मौसम के बारे में जानकारी लेने के पश्चात आइए अब जानते हैं कि जलवायु क्या है।
और यह मौसम से किस प्रकार से भिन्न है। बच्चों, किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। यदि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय तक उच्च रहता है तो हम कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म है। यदि इसके अतिरिक्त उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा होती है तो हम कह सकते हैं उस स्थान की जलवायु गर्म और आर्द्र है। इसके साथ ही किसी स्थान के जलवायु का पता प्रत्येक माह के लिए औसत तापमान की गणना के साथ किया जाता है। यह गणना 2 चरणों में की जाती है। पहला, माह के प्रत्येक दिन के लिए रिकॉर्ड किए गए तापमान का औसत निकालते हैं। उसके बाद हम पिछले कई वर्षों में उसी माह के लिए अनेक वर्षों के औसत तापमानों की गणना करते हैं। इससे हमें उस स्थान की जलवायु का पता चल जाता है। जैसे कि पश्चिमी क्षेत्रों जैसे राजस्थान में वर्ष के अधिकांश समय औसत तापमान उच्च रहता है, लेकिन सर्दियों में, जो कि सिर्फ कुछ माह के लिए होती है, तापमान काफ़ी कम हो जाता है। इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि राजस्थान जैसे क्षेत्रों की जलवायु गर्म और शुष्क है। भारत के कुछ राज्य जो कि उत्तर पूर्व में हैं, वर्ष के अधिकांश समय वहाँ पर वर्षा होती रहती है। वहाँ की जलवायु आर्द्र है। बच्चों, अब हम जलवायु और अनुकूलन के बारे में जानेंगे। जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जहां वह रहते हैं। जंतुओं में अनुकूलन के उदाहरण को देखने के लिए हम यहाँ चरम जलवायु क्षेत्रों के बारे में ही पढ़ेंगे। ध्रुवीय क्षेत्र और उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। सबसे पहले ध्रुवीय क्षेत्र। बच्चों, क्या आप जानते हैं ध्रुवीय क्षेत्र क्या है? ध्रुवीय क्षेत्र, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ध्रुवों के समीप स्थित होते हैं, जैसे कि कनाडा, ग्रीनलैंड, स्वीडन, अलास्का आदि ध्रुवीय क्षेत्रों में आते हैं। इसके बाद बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। भारत, मलेशिया, ब्राज़ील, केन्या आदि ऐसे देश हैं जहां उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। बच्चों, आइए अब सबसे पहले ध्रुवीय क्षेत्रों के बारे में गहराई से जानकारी प्राप्त करें। ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है। ये क्षेत्र सदैव ही बर्फ़ से ढके रहते हैं और यहाँ वर्ष के अधिकांश भाग में अत्यधिक सर्दी रहती है। ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता और बाकी 6 महीनों तक यहाँ सूर्योदय नहीं होता। सर्दियों में तापमान घटा 37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। यह कितना कम तापमान है आप सोच भी नहीं सकते। आओ अब हम ध्रुवीय क्षेत्रों के 2 जीवों, ध्रुवीय भालू और पेंगुइन के बारे में बात करें। ध्रुवीय भालू और पेंगुइन दोनों ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित हैं। आइए बात करते हैं कि ये किस प्रकार से यहाँ रहने के लिए अनुकूलित हैं। ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफ़ेद बाल या फर होते हैं, जिससे वे बर्फ़ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में आसानी से नहीं दिखाई देते। इसके साथ उन्हें अपने परिभक्षियों यानी कि शत्रुओं से बचाव में सहायता मिलती है। साथ ही इससे उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में भी सहायता मिलती है। इनके नाखून मुड़े हुए, लंबे और पैने होते हैं। यह इन्हें बर्फ़ में यानी कि बर्फ़ पर चलने में सहायता करते हैं। इसकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है, जिसके साथ इसका शरीर शीत रोधित रहता है। ध्रुवीय भालू की सूंघने की शक्ति अत्यधिक तीव्र होती है, जिससे यह अपने भोजन को आसानी से खोज लेता है। ध्रुवीय भालू बहुत अच्छे तैराक होते हैं। इनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं, जो इन्हें तैरने में सहायता करते हैं। आइए हम ध्रुवीय भालू के बारे में देखते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र का एक अन्य परिचित जंतु है पेंगुइन। ये भी सफ़ेद होते हैं और आसानी से बर्फ़ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं। इनके शरीर में भी स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा और अत्यधिक वसा होती है। पेंगुइन स्वयं को गर्म रखने के लिए हमेशा झुंड में रहते हैं। ध्रुवीय भालू की ही तरह पेंगुइन भी अच्छे तैराक होते हैं।
इनका शरीर धारा रेखित होता है और इनके पैरों में जाल जैसा बना होता है, जिससे ये अच्छे तैराक होते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले अन्य जंतुओं में अनेक प्रकार की मछलियाँ, कस्तूरी मृग, रेनडियर, लोमड़ी, सील, व्हेल तथा अन्य कई प्रकार के पक्षी सम्मिलित हैं। आपने साइबेरिया क्रेनों के बारे में तो सुना ही होगा, जो साइबेरिया से राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा के सुल्तानपुर जैसे स्थानों में सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। यह प्रवासी पक्षी होते हैं जो अपने प्रवास के लिए अनुकूल स्थान प्राप्त करने के लिए इस प्रकार करते हैं। सर्दियां खत्म होते ही वे अपने स्थान पर वापस लौट जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ प्रवासी पक्षी 15,000 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं? ये बहुत ऊंची ऊंचाई पर उड़ते हैं, जहां वायु का प्रवाह इन्हें उड़ने में सहायता करता है। आश्चर्यजनक बात यह है कि यह प्रति वर्ष एक ही स्थान पर कैसे वापस आ जाते हैं। संभवतः यह कुछ भू चिन्हों को याद रखते हैं, यानी कि लैंडमार्क का प्रयोग करते हैं। इसके भी प्रमाण मिले हैं कि पक्षी दिशा का पता लगाने के लिए पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति का प्रयोग करते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में अनुकूलन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के पश्चात अब हम उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जलवायु सामान्यतः रूप से गर्म होती है, क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के पास स्थित हैं। सबसे सर्द महीनों में भी तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। सतत गर्मी और वर्षा के कारण इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। आओ अब हम गर्म आर्द्र जलवायु के लिए इन जंतुओं के अनुकूलन के बारे में अध्ययन करें। इन क्षेत्रों में अनेक जंतु वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। लाल नेत्रों वाले मेंढक के पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं, जो उन्हें उन वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं जहां पर वह रहते हैं। वृक्षों पर रहने में सहायता के लिए बंदरों की लंबी पूंछ होती है, जो शाखाओं को पकड़ने में सहायक होती है। इनके हाथ पैर ऐसे होते हैं जिससे आसानी से शाखाओं को थामे रहते हैं, यहाँ तक कि रात को भी आसानी से सो लेते हैं लटकते हुए। टूकन नामक पक्षी की लंबी बड़ी चोंच होती है, जिसकी सहायता से वह ऐसी शाखाओं में लगे फलों तक पहुंच जाता है जो बहुत कमज़ोर होती हैं और उसका भार तक नहीं सहन कर सकती। उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले अनेक जंतुओं में सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा और ऐसे वर्ण यानी कि रंग की त्वचा होती है जो उन्हें आसपास के क्षेत्रों के साथ मिलकर छद्मावरण करने में सहायता करती है और उनकी परभक्षियों से रक्षा करती है। शेर और चीते की खाल मोटी होती है और उनकी सुनने और सूंघने की शक्ति अत्यधिक संवेदनशील होती है। भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षावन का एक अन्य चिर परिचित जंतु है हाथी। बच्चों, हाथी की सूंड ध्यान से देखें। हाथी अपनी सूंड का उपयोग नाक के रूप में करता है। लंबी सूंड से इसकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। हाथी अपनी सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए भी किया करता है। हाथी अपने बाह्य दंत के साथ अपनी पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकते हैं। हाथी के लंबे बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायता करते हैं। इस प्रकार हाथी उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। चलो बच्चों, अब हम इस अध्याय की दोहराई करते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके बारे में फिर से जान लेते हैं। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की स्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। दिन भर का अधिकतम तापमान सामान्यतः दोपहर बाद
और जबकि न्यूनतम तापमान सुबह भोर के समय होता है। दीर्घ अवधि जैसे 25 वर्ष में लिए गए मौसम के प्राचलों के आधार पर तैयार किए गए प्रतिरूप यानी कि पैटर्न उस स्थान की जलवायु निर्धारित करते हैं। उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र पृथ्वी के दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां की चरम जलवायु परिस्थितियां होती हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर बहुत सर्दी रहती है। ध्रुवों में वर्ष के 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता और 6 महीनों के लिए सूर्योदय नहीं होता। ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले दो परिचित जीव ध्रुवीय भालू और पेंगुइन हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन की जलवायु गर्म और आर्द्र होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में रहने वाले कुछ जंतु इस प्रकार हैं: लाल नेत्रों वाले मेंढक, बंदर, शेर, हाथी, लोमड़ी इत्यादि। अब बच्चों, मैं आपसे इस अध्याय से संबंधित कुछ प्रश्नों को पूछूंगा। आशा करता हूं कि उनके उत्तर आपको आते होंगे। सबसे पहले रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला, दीर्घ अवधि के मौसम का औसत क्या कहलाता है? उत्तर है जलवायु। अगला रिक्त स्थान, चरम जलवायवीय परिस्थितियों वाले पृथ्वी के दो क्षेत्र यह और यह हैं। बताइए कौन से हैं? सही जवाब है ध्रुवीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अगला प्रश्न, मौसम को निर्धारित करने वाले घटकों के नाम बताइए। तो इसका सही जवाब है तापमान, वर्षा, वायु गति और आर्द्रता। अगले प्रश्न में आपको जंतुओं की कुछ विशेषताओं की सूची दी गई है। आपको यह बताना है कि वह उष्णकटिबंधीय वर्षावन अथवा ध्रुवीय क्षेत्र में से किसके लिए अनुकूलित है। पहला, आहार मुख्यतः फल हैं। तो बताइए कि ये जंतु कहाँ पर होगा? सही जवाब उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अगला विकल्प, सफ़ेद बाल और फर। तो इसका सही उत्तर है ध्रुवीय क्षेत्र में, जैसे कि भालू। पैरों के चिपचिपे तलवे, ऐसा जीव कहाँ पर होगा और कहाँ के लिए अनुकूलित होगा? सही जवाब है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अगला, त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत। तो यह कहाँ पर होगा? ध्रुवीय क्षेत्र, जो कि उसे सर्दी से बचाएगा। मजबूत पूंछ, तो यह होगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। लंबी और बड़ी चोंच, तो बच्चों इसका उत्तर भी है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। इसी के साथ हमारा अध्याय समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आप सभी ने इस अध्याय को अच्छे से समझा होगा। अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से भी इस अध्याय को पढ़िए और अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए। बच्चों, तंदुरुस्त रहें, सुरक्षित रहें,